सबसे पहले हम लोग आते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पे। तो ये समझना है हम लोग को कि व्हाट इज द रिसोर्स। रिसोर्स क्या है? एनीथिंग विच वी कैन यूज इज अ रिसोर्स। किसी भी चीज को जिसको हम यूज कर सकते हैं दैट इज अ रिसोर्स। दिस मार्कर इज अ रिसोर्स। डस्टर इज अ रिसोर्स। डस्टर से क्या कर रहे हैं? मार्कर जो लिखते हैं उसको मिटाते हैं। मार्कर से क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। दिस ब्लैक बोर्ड इज अ रिसोर्स। इसका हम यूज कर रहे हैं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। दिस डेस्क बेंच इज अ रिसोर्स। इसका तुम लोग यूज कर रहे हो बैठने के लिए। तो रिसोर्स में बेसिकली हम लोगों को 3-4 कीवर्ड्स याद रखने हैं। एक तो है ये हमारे यूज में आना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि दिस शुड बी अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। अगर अवेलेबल नहीं होगा, ये मार्कर नहीं रहेगा, तो क्या हम यूज कर पाएंगे? तो एक कीवर्ड हो गया कि दिस शुड बी अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। इसे हम यूज कर सके। ध्यान दो बेटा, उन्हीं लोगों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। तो रिसोर्स के लिए क्या होना चाहिए? इट शुड बी अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। इट शुड बी ऑफ यूज टू अस। ठीक, इतना ही चीज है। लेकिन यहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और जो कि ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन भी। वो जो रिसोर्स है दैट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। अब हम समझाते हैं ये सारे चीज क्या क्या है। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। दूसरा है इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल। और तीसरा है कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब तीनों का हम मतलब बताते हैं कि क्या होता है। किसी भी चीज को एज अ रिसोर्स क्लासिफाई करने के लिए एक तो है कि इट शुड बी प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट सो दैट वी कैन यूज देम, प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये पॉइंट्स हो गए, रिसोर्स का डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना। बाकी एनसीईआरटी में है वही हम बता रहे हैं, ठीक। अब समझो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इसका मतलब क्या हुआ? मान लो मेरे घर के नीचे पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, पेट्रोलियम क्या, पेट्रोल है, डीजल है, लेकिन मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको एक्सेस कर सकें। तो क्या वो रिसोर्स है मेरे लिए? नहीं है। निर्मल के बाबूजी चाहते हैं कि निर्मल उनका काम करे, जाके घर से सब्जी ले आए, लेकिन अच्छा बाजार से, ठीक है, बाजार से सब्जी ले आए, लेकिन निर्मल जी सो रहे हैं, निर्मल जी सो रहे हैं, वो सब्जी नहीं ले आएंगे। तो इस रिसोर्स का इसके बावजूद इस्तेमाल कर पा रहे हैं? नहीं। अब वही, अब क्या होता है? टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। टेक्नोलॉजी क्या है? 2 दिन कुटाई देंगे कस के ना, तो वो टेक्नोलॉजी हो गया। उसके बाद अगली बार बोलेंगे दौड़ के जाके काम करेगा। समझ रहे हो? तो किसी भी रिसोर्स का यूज करने के लिए यू शुड हैव द टेक्नोलॉजी। मेरे घर के नीचे पेट्रोल है, लेकिन अब हम कहां, उतना बड़ा बड़ा ड्रिलिंग मशीन सब कहां से ले आएंगे पेट्रोल निकालने के लिए? इसके बाद आता है इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल है कि नहीं है? निखिल बाबू मेरे पास आते हैं, सर मेरे दादा थे ना आप ही के प्लॉट के नीचे 200 ग्राम सोना रख के गए थे। ये जो घर है ना, इसी के नीचे से 200 ग्राम सोना लेके गए थे, आज हमको दादी बताइए। तो हम लोग बोला ठीक है बेटा है तो कुड़वाते हैं। अब हमने देखा कि हमको घर में तोड़ फोड़ करना पड़ेगा, पूरा नीचे वाला जो भी हम लोग क्या करते हैं वो उसको सबको तोड़ना फोड़ना पड़ेगा, मजदूर लगाने पड़ेंगे। पता चला कि 200 ग्राम का सोना का दाम 20,000, अब मेरा खर्चा 2 लाख। तो बताओ हम उस रिसोर्स को निकालने के लिए हम कोशिश करेंगे क्या? इकोनॉमिकली फिजिबल, समझ रहे हो? इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब यही हुआ कि तुम्हारा जो इकोनॉमिक आउटपुट का वैल्यू है, वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट, दिस शुड बी मोर देन वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक इनपुट। यानी कि जितना तुम इनपुट दे रहे हो उससे ज्यादा आउटपुट होगा तब ना। इसके बाबू दादा 50 केजी सोना डाल के गए रहते हैं, हम ठीक है 2-3 लाख लगेगा, हमको तो 10-20 लाख मिलेगा। इकोनॉमिकली फिजिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल 2-3 लाख का खर्चा है घर तोड़ने में, ये करने में, कर लेंगे, 20-30 लाख का माल तो आएगा, ठीक ना। समझ रहे हो? टेक्नोलॉजिकली ऐसे समझ रहे हो कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है या नहीं है उसको एक्सेस करने का।
दूसरा है इकोनॉमिकली फिजिबल, और तीसरा है कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये तीनों चीज रहेंगे और वो चीज एनवायरनमेंट में है, हमारे यूज क्या है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिसोर्स। गॉट इट? याद रहेगा। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल समझ गए, इकोनॉमिकली फिजिबल समझ गए, कल्चरली एक्सेप्टेबल पे आते हैं। अब कल्चरली एक्सेप्टेबल, सुअर है खाओगे उसका मांस, कुत्ता है खाओगे उसका मांस, है तो, लेकिन खा नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर में उसका एक्सेप्टेंस नहीं है। अब हम ही लोग जैसे मुर्गा खा लेते हैं, मीट खा लेते हैं, हम ही लोग के हिंदू धर्म में भी बहुत लोग हैं जो कि नहीं खाते हैं, मुस्लिम धर्म में भी बहुत लोग हैं जो कि नहीं खाते हैं, क्योंकि उनके जैसे कुछ गुरु जी लोग होते हैं, बोलते हैं पहला बार उनसे दीक्षा लो, बोलेंगे बेटा नॉनवेज छोड़ दो। अब छोड़ दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि कल्चरली अनएक्सेप्टेबल हो गया। अब जैसे सलमान खान था, सलमान खान ने मारा था हिरन, याद है, इसीलिए उसको सजा हुई थी। मार तो दिया हिरन, काहे के लिए मारा था? खा के पकाने के लिए, लेकिन फंस गए। फंस क्यों गए? क्योंकि उस हिरन को मारना बैन था, उस हिरन को मारना बैन था, वो बहुत रेयर ब्रीड ऑफ हिरन थे, तो उनको सजा वजह हो गई। क्यों? क्योंकि वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। अब जैसे मुंगेर में ही कुछ डॉल्फिन वगैरह मिलते हैं, डॉल्फिन को भी कुछ बिहार सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये प्रिजर्व करने वाला है, तो डॉल्फिन को तुम मार नहीं सकते, मारोगे तो तुमको सजा हो जाएगी। तो वो रिसोर्स हुआ क्या तुम्हारे लिए, उसका तुम यूज कर सकते हो क्या? क्यों? क्योंकि दैट इज बैंड बाय ट्रेडिशन, दैट इज बैंड बाय कल्चर। चाहे गौ मांस कई जगह लोग खाते हैं, बीफ खाते हैं लोग, विदेशों में लोग बीफ खाते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं। हम लोग नहीं खाते क्योंकि हम लोग उसको पूजनीय मानते हैं, या जो भी मानते हैं उस कारण से हम लोग उसको नहीं मानते, क्योंकि हमारे कल्चर में वो अलाउड नहीं है। विदेश में खाते हैं लोग, बीफ खाते हैं, पता करो, समझ रहे हो? तो कोई चीज तभी रिसोर्स है व्हेन इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। इस बात को समझ गए? वेरी सिंपल। लिखे कि नहीं? बाद में बता देना, एनसीईआरटी में यही है, जो बता रहे हैं उतना ही है। Everything available in our environment, which can be used to satisfy our needs. Provided it is TA, technologically accessible, EF, economically feasible, and CA, culturally acceptable, can be termed as resource. इसमें कोई कंफ्यूजन? रिसोर्स के डेफिनेशन में रिसोर्स है लेकिन तुम यूज नहीं कर सकते हो, तो दैट्स नॉट अ रिसोर्स। हिरन वाज नॉट अ रिसोर्स, वो खाने पकाने के चक्कर में थे, जेल चले गए, समझ रहे हो? छोड़े, कुछ दिन जेल काटा है, बहुत दिन जेल काटा है, ऐसा थोड़ी है, थोड़ा थोड़ी फांसी में क्या लग जाएगा? हमको सबसे सही तो वही लगता है। मैंने क्या किया देखे, उसके बाद से इसके फैन है, समझे? उसके बाद कोई अच्छा नहीं लगा। वो हमको लगता है 88 या 89 में उसकी पिक्चर रिलीज हुई थी, अच्छा लगता है तब से। बहुत दिन तक तुम बोलते नहीं थे, क्या कि पता चला कि लड़कियां उसकी ज्यादा फैन होती है, इसलिए हम बोलते नहीं थे, चुपचाप रहते थे। ठीक है, ये हो गया व्हाट इज द रिसोर्स। गॉट इट? तृप्ति समझ में आया? याद भी हो गया होगा थे? हाँ, मिटा दे। हाँ सर। बेसिकली ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, बेसिकली ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, समझना, ये भी बहुत इजी है। ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं, एंड देन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के मदद से दे एक्सीलरेट आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझाते हैं, नहीं समझो? एक्सीलरेट आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
यानी किसी भी चीज का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किसी भी चीज का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मेन तो हम लोग जिंदा आदमी है, बाकी बाघ भैंस बकरी कुछ काम वाम करता है, ये लोग जिंदा है, खाता है, रहता है, मर जाता है, हम लोग के अलावा किसी को बुद्धि है नहीं है। तो बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स जो कि किसी भी रिसोर्स को रिसोर्स बनाते हैं, समझ रहे हो, बेसिकली इट्स ह्यूमन बीइंग्स। तो हम लोग कैसे रिसोर्स बनाते हैं, वी इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट। अब जैसे लकड़ी है, हम लोग जंगल से काट कर लकड़ी को ले आए विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की मदद से क्या किया हमने, उसको फर्नीचर बना दिया। टेक्नोलॉजी की मदद से क्या किया हमने, उसका फर्नीचर बना दिया। एंड विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशंस, समझना है इसको, विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशंस वी एक्सेलरेट आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जैसे फर्नीचर है, तुम कर रहे हो काम, तुम फर्नीचर बना गया, इतने में आ गया नीलकमल आ गया, नीलकमल क्या हो गया, बड़ा ब्रांड हो गया, बड़ी कंपनी हो गई। सुप्रीम फर्नीचर हो गया, वो क्या हो गया, बड़ा ब्रांड हो गया, बड़ी कंपनी हो गई। तो उसी सुप्रीम फर्नीचर ने उसको हम क्या कहें, इंस्टीट्यूशन। और इसके कारण हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक्सेलरेट होता है, ज्यादा फास्ट होता है। एज एन इंडिविजुअल तुम कितना कर सकते हो, बट विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशंस हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा नहीं। तो ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस वी एक्सेलरेट आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ लो कैसे, वेरी सिंपल, ठीक है। इसके बाद जो मेन आता है वो है रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, वो है रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 3 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का सीधा आ जाता है, ठीक ना। रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले हम लोग ये याद कर लो, इसमें ओ स्क्वायर ईडी, ओ स्क्वायर ईडी, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हम क्लासिफाई क्यों करते हैं, समझना। अब जैसे बच्चे ही हैं, क्लास 9th में बच्चे हैं, क्लास 10th में बच्चे हैं, हर एक बच्चे का अलग अलग मेरिट होता है। कोई बच्चा है खेलकूद में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा है बात बनाने में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा है ड्रामा में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है। तो ये अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज हो गए ना। कल को अगर हमको ड्रामेटिक्स कंपटीशन में भाग लेना है तो हम किस बच्चे को ढूंढेंगे, ड्रामेबाज बच्चे को खोजेंगे। कल हमको क्विज कंपटीशन में भाग लेना है तो जो एकेडमिकली अच्छा है उसे खोजेंगे। कल हमको क्रिकेट खेलना है तो क्या पढ़ाकू बच्चा को भेज देंगे क्या, नहीं, जो क्रिकेट अच्छा खेलता है उसको भेजेंगे। इसीलिए क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिकम्स इंपॉर्टेंट, कि हमको क्लासिफाई करते हैं इसलिए कि कैसे उसका यूज करता है। अब ये जो ओ स्क्वायर एडी लिखे हैं, ये इसलिए लिखे हैं बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सीधा सीधी या तो 3 मार्क्स या तो 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है। पहला है ओ से है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी। और चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। चलो हम बारी बारी से बताएंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को हम 4 बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन। ये देगा कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बताइए 3 मार्क्स में, या तो टोटल दे देगा कि क्लासिफाई रिसोर्सेज और 5 मार्क्स में दे देगा, तो चारों के बेसिस पर बताना होगा। अब जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन में 2 ही है, एक है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। एक है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। बायोटिक मतलब क्या हुआ, लिविंग। हम लोग क्या हुए, हम लोग बायोटिक हुए। बायोटिक रेफर्स टू लिविंग बीइंग्स। बायोटिक मतलब क्या हो गया, लिविंग बीइंग्स। जैसे इसमें क्या आ गए, ह्यूमन बीइंग्स आ गए, फ्लोरा, फौना, लाइव स्टॉक्स, लाइव स्टॉक समझो, भेड़ बकरी, ये सब क्या है, लिविंग है। एबायोटिक, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग।
नॉन लिविंग में क्या क्या आ गया? मिनरल आ गया, रॉक्स आ गया, ये सब क्या हुए? एबायोटिक। ठीक है, तो पहला जो क्लासिफिकेशन है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, जिसमें दो होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन क्या है? बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग बींग्स, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग बींग्स। जो बायोस्फीयर में मिलते हैं एंड दोज हु आर लिविंग, उसको हम क्या कहेंगे? बायोटिक रिसोर्स। और जो नॉन लिविंग हैं, उनसे बनते हैं, उसको क्या कहेंगे? एबायोटिक। दूसरा है, तो लोगों ने पहले एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर दिया है, तो पहले एग्जॉस्टिबिलिटी ही डील करेंगे। दूसरा है एग्जॉस्ट करेगा कि नहीं। जैसे तुम लोग कहीं करते होगे, एग्जॉस्ट करके पढ़ते भी नहीं हो लेकिन एग्जॉस्ट कर जाते हो, तो वो वाला एग्जॉस्ट नहीं है, समझे ना। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर दो टाइप का होता है, एक है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। और ये जो दोनों है ना, जैसे सेल्फ एविडेंट जो लिखा हुआ है ना, उसी के बेसिस पे तुम समझ सकते हो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, which can be renewed by physical, chemical और mechanical process। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हुआ? जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। जैसे सोलर एनर्जी, ऐसा है कि निखिल जाके ले रहा है विटामिन डी धूप में, तो दौड़ के जाता है, वही दौड़वाने बोले खत्म हो जाएगा सूरज, क्या कर रहे हो तुम? ऐसा है क्या? नहीं, सारा विटामिन डी सूख लेगा, कल को हम लोग को धूप नहीं मिलेगा। इसी को हम लोग रिन्यूएबल कहते हैं। इट इज नॉट गोइंग टू एग्जॉस्ट, इट इज नॉट गोइंग टू एग्जॉस्ट। तो रिन्यूएबल क्या हुआ? विच कैन बी रिन्यूड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस। सोलर एनर्जी, चाहे विंड एनर्जी, चाहे वाटर, ये सब किसके? एयर, ये सब किसके एग्जाम्पल है? रिन्यूएबल एनर्जी के। अब आते हैं हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पर। नॉन रिन्यूएबल क्या हुआ? व्हिच कैन नॉट बी रिन्यूड। एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया। अब जो पेट्रोल जो डलवाते हो तुम लोग मोटरसाइकिल में या स्कूटी में या गाड़ी में, ऐसा है एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया ना, कि फिर वापस धुआं बन के फिर आ जाता है पेट्रोल? नहीं होता, वो खत्म हो गया। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं? बेसिकली तुम्हारे फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स, और जितने भी मेटल्स वगैरह हैं वो सब क्या है? कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या हुआ? नॉन रिन्यूएबल है। और एक बात समझो, ऐसा नहीं कि नॉन रिन्यूएबल मतलब बिल्कुल नॉन रिन्यूएबल भी है। किसी चीज को बनने में इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स। अगर करोड़ों साल, 10 लाख साल किसी के बनने में लग रहा है और वो खत्म हो गया, तो एक तरह से नॉन रिन्यूएबल ही हुआ ना। और अगर 10 लाख साल वेट करोगे तो समझ रहे हो, कई चीजें हैं जो रिन्यू होती हैं, लेकिन इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स फॉर देम टू गेट रिन्यूड। तुम्हारे लिए वो क्या हुआ? दैट्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। समझ रहे हो? गॉट इट? तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है ऑरिजिन के बेसिस पर बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक क्या है? लिविंग, जिंदा जो रिसोर्स है। एबायोटिक क्या है? नॉन लिविंग, जो जिंदा नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्ट होगा या नहीं होगा। ज्यादा सूरज ले लेने से सूरज एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा, समझे ना। या ज्यादा हवा ले लेने से, ज्यादा हवा ले लोगे तो एयर एनर्जी नहीं खत्म होने वाला है। एयर एनर्जी कह रहे हैं, एयर या विंड एनर्जी, समझ लो। और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल, फॉसिल फ्यूल्स, मेटल्स, कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या हुए? दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल। अब तीसरा आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसको मिटा दें, समझ गए? लिख रहे हो कि नहीं? और इसके बाद अगर पढ़ोगे भी ना एनसीईआरटी थोड़ा भी ढंग से, और इट विल टेक यू हार्डली 15 to 20 मिनट्स, ये जो बता रहे हैं, ठीक ना, उतना में सारा कुछ फिर से समझ में आ जाएगा। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप 4 तरह के रिसोर्सेज होते हैं। एक हुआ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब बाप का माल, ठीक ना। एक हुआ इंडिविजुअल, दूसरा है कम्युनिटी, तीसरा है नेशनल, और चौथा है इंटरनेशनल। समझ रहे हो कितना इजी है? मतलब दिस इज
अभी जो बता रहे हैं ना, दिस इज बेसिकली कॉमन सेंस। अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी ये समझ सकते हो, हाँ ऐसा तो होता है। तुम्हारा मोटरसाइकिल तुम्हारा है, तुम्हारे बाबूजी का है, तुम्हारा जो जमीन है तुम्हारा है, बाप का माल जो हुआ वो क्या हुआ, इंडिविजुअल हुआ। तो वो क्या हो गया, any resource which is owned by an individual is called as individual resource. Any resource which is owned by an individual is known as individual resource. अब आते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या हुआ, वो जो रिसोर्स है that is owned by community. कम्युनिटी मतलब a group of people, समाज के द्वारा ओन किया जाता है। अब जो यहाँ पे जो कौन पार्क है, जयप्रकाश नारायण पार्क, कंपनी गार्डन, ये बाप का माल है नहीं है। कंपनी गार्डन लोगों का है, कोई भी जाके वहां पर आनंद ले सकता है, दौड़ सकता है, ये कर सकता है, झूला झूल सकता है। चाहे पब्लिक वेल्स होते हैं गांव वगैरह में, पब्लिक कुआं होता है, उसको तो कोई भी यूज कर सकता है, किसी का इंडिविजुअल नहीं होता। हाँ, इंडिविजुअल लोग भी कुआं बनवाते हैं तो वो इंडिविजुअल हो गया, लेकिन पब्लिक वेल्स होते हैं तो ये सब क्या हुआ, दिस इज ओन्ड बाय अ कम्युनिटी। ये पब्लिक टैंक है जहां पे कि पानी का इस्तेमाल सब लोग कर रहे हैं, वो क्या हुआ, दैट इज ओन्ड बाय कम्युनिटी। चाहे जो फील्ड है, गांव वगैरह में फील्ड भी होते हैं, पोलो फील्ड हुआ, ये इंडिविजुअल का है नहीं, इट इज ओन्ड बाय कम्युनिटी। समझ रहे हो, वेरी सिंपल। इंडिविजुअल और कम्युनिटी समझ गए। इंडिविजुअल क्या है, जो इंडिविजुअल ओन करता है। कम्युनिटी क्या है, विच इज ओन्ड बाय अ कम्युनिटी, कम्युनिटी उसका यूज करता है। अब आते हैं हम लोग नेशनल पर। नेशनल क्या हुआ, जिसको इंडिया एज अ नेशन ओन करता है, जिसको अमेरिका एज अ नेशन ओन करता है, जिसको ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन एज अ नेशन ओन करता है। एनी रिसोर्स विच इज ओन्ड बाय अ नेशन इज नोन एज नेशनल रिसोर्सेज। जैसे जो सड़क हुआ, सड़क को तुम कम्युनिटी का भी नहीं कह सकते हो, सड़क ये पूरे राष्ट्र का हुआ। तमिलनाडु वाला के यहाँ तक खैया करेगा तो मना करोगे नहीं ना। रोड्स हुआ, चाहे तुम्हारा रेलवे हुआ या तुम्हारा कैनाल हुआ, ये सब क्या है, दीज आर ओन्ड बाय अ नेशन। ये जो नेशनल हाईवे है बन रहा है, और इनफैक्ट ये भी तुम लोग जानते होंगे कि सरकार जब भी चाहे तो लीगली किसी भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर सकती है नेशनल इंटरेस्ट में। जैसे 4 लेन बन रहा है, तो पहले 2 लेन था, अब 4 लेन बन रहा है, तो सड़क पर जितने भी घर हैं उनको एक्वायर करती है गवर्नमेंट, एक्वायर करती है कि नहीं। तो नेशनल इंटरेस्ट में सरकार जो है वो कभी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकती है। जैसे नेशनल हाईवे बना, तो जितने भी नेशनल हाईवे पे जो बीच में होंगे, बिल्डिंग हो या जमीन हो, वो सब सरकार ले लेती है। तो हाँ, पैसा 4 गुना पैसा मिलता है, 4 टाइम्स। हाँ, पहले खरीदो फिर बेचना, ठीक है। तो ये नेशनल समझ गए। अब नेशनल में एक एस्पेक्ट आता है जो कि एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। नेशनल में, और ये बायोटिक वाला बेटा में, नेशनल में एक आता है विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमसीक्यू आ जाता है। ये हमारा इंडिया हुआ, बढ़िया बने रे, ठीक ना, इंडिया। अब इंडिया में जो ये सी कोस्ट है हमारा, ये जो 12 नॉटिकल माइल्स तक जो भी मिलेगा, 12 नॉटिकल माइल्स, ये 12 नॉटिकल माइल्स तक जो भी रहेगा वो क्या होगा, इंडिया का रिसोर्स होगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। और किलोमीटर में कितना है, 22.2 किलोमीटर में कितना है, 22.2। ये आ जाता है कि कितने नॉटिकल माइल्स का जो पड़ता है ओशन में। इधर क्या है, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, और इधर क्या है, अरेबियन सी है। तो ये जो 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होगा वो किसमें आएगा, इंडिया में आएगा। यानी वहां पर पेट्रोल मिल गया, वहां कुछ भी मिल गया, दैट इज ओन्ड बाय इंडिया, ठीक है। तो नेशनल रिसोर्स समझ गए, ये एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक जो मिलते हैं वो हमारा होता है। अब आते हैं हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्सेज पे। इंटरनेशनल रिसोर्सेज बेसिकली हुआ जो कि किसी का नहीं है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज पर किसी एक नेशन का कब्जा नहीं है।
इंटरनेशनल रिसोर्सेज को रेगुलेट करने के लिए देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल रिसोर्सेज को रेगुलेट करने के लिए देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब जैसे मान लो तुम ये अमेरिका कहेगी ठीक है हम ये यहाँ गए थे, चांद पे सबसे पहले गए थे तो चांद मेरा है, ऐसा होता है क्या? नहीं है। इंडिया बोले अरे चंदा मामा है, मामा है मेरा, मेरा ही है, हम लोग बोलते हैं ना चंदा मामा है, हम लोग क्लेम कर सकते हैं। आप आज से बोल रहे हो, कब से बोले चंदा मामा तो मामा है तो मेरा मामा हुआ ना, तो मुंह तो मेरा हुआ, ऐसा होता है क्या? स्पेस जो है स्पेस में जाता है, स्पेस किसी के बाबूजी का है, इट्स ऑफ एवरीवन। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि किसी भी नेशन के पर्व्यू में नहीं आते हैं, वो क्या हो गए? इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो गए। और इंटरनेशनल रिसोर्सेज का इन टर्म्स में भी एक है कि 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो जाएगा, 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो जाएगा वो भी क्या आएगा? इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आएगा। यानी 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड, उसको हम लोग हाई सीज कहते हैं, ठीक ना? वो जो शिप वगैरह चलते हैं, समुद्र में चलते हैं, हमारा जो कोस्ट है उसके 200 नॉटिकल माइल्स जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हुआ, उसके बियॉन्ड जो जाएगा वो क्या होगा? इंटरनेशनल रिसोर्स। समझ रहे हो? 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा, और 200 के बियॉन्ड जो गया वो किसी का नहीं। ऐसा नहीं है कि वहां पर जाके बोलोगे कि मेरा है। तो ये जो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप है, आई होप दिस इज क्लियर। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप क्या है? इंडिविजुअल बाबूजी का, कम्युनिटी लोगों का, ग्रुप ऑफ पीपल का, नेशनल हिंदुस्तान का, इंटरनेशनल सबका या किसी का नहीं। समझ लो? तो देख लेना आप, ये ओनरशिप समझ गए। लास्ट में आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक ना? ज्यादा भी ट्रिकी नहीं है, हम उतना मेहनत किए हैं कि लगता है तुमको समझा देंगे, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा फाइनेंसेस हैं। समझ गए? डर रहे हैं? और सबसे अच्छा रहेगा अगर आप जाते के साथ आधा घंटा दे दोगे ना ज्योग्राफी पढ़ने में, टेक्स्ट बुक सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। और आधा घंटा देने के साथ साथ लिख भी लोगे ना तो खत्म, जितना आज बताएंगे वो सब हो जाएगा। 3 दिन लगेंगे इस चैप्टर को फिनिश करने में, 3 डेज, ठीक ना? खूब बढ़िया से हो जाएगा। लेकिन आज जाते के साथ आधा घंटा दे देना, ठीक? 3 दिन लगेगा, ये खत्म हो जाएगा खूब बढ़िया से, एक एक चीज एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेसिस पर इसके 4 क्लासिफिकेशन। एक है पोटेंशियल, एक है डेवलप्ड, एक है स्टॉक और एक है रिजर्व, ठीक ना? On the basis of stages of development, या on the basis of development, 4 है टोटल, समझे ना? रिसोर्सेज को क्लासिफाई करने के 4 तरीके हैं। पहला है on the basis of origin, दूसरा on the basis of ownership, तीसरा on the basis of exhaustibility, चौथा है on the basis of development। On the basis of development बहुत फाइन चीजें हैं ये, इससे थोड़ा ध्यान देना। पोटेंशियल, अब इसको हम समझाने के लिए 3 चीजें समझो, ये दे देते हैं 3 चीजें समझना। टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। टेक्नोलॉजिकल नो हाउ मतलब कि टेक्नोलॉजी मेरे पास है या नहीं है। दूसरा समझ लो विलिंगनेस टू यूज, और तीसरा एबिलिटी टू यूज, ठीक ना? थोड़ा मेहनत किए, थोड़ा ज्यादा मेहनत किए, क्योंकि ये थोड़ा तुम लोगों को समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब पोटेंशियल क्या हुआ? पोटेंशियल हुआ कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। पोटेंशियल क्या हुआ? हमारे पास टेक्नोलॉजी है। विलिंगनेस टू यूज है, हम विलिंग भी हैं यूज करने के लिए। एबिलिटी टू यूज नहीं है। समझ लो? टेक्नोलॉजी भी है, हम लोग विलिंग भी हैं, लेकिन एबिलिटी टू यूज नहीं है।
यानी वी आर नॉट एबल टू यूज। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान और गुजरात दोनों में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों को प्रचुर मात्रा में यूज करने का पोटेंशियल है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है सोलर प्लेट से वो क्या करता है, सोलर एनर्जी को ही तो एब्जॉर्ब करता है ना, लेकिन क्या हम उसको जितना यूज कर सकते हैं उसको यूज कर रहे हैं? नहीं। यानी सिर्फ हमारा जो रेस्ट्रेंट क्या है, इज आवर एबिलिटी टू यूज। जैसे कई बार हम लोग भी कहते हैं तुम्हें पोटेंशियल है, यानी कि तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, बुद्धि भी है। इस केस में टेक्नोलॉजी क्या होगा, बुद्धि। विलिंगनेस टू यूज, चाह तो भी हाँ, एबिलिटी टू यूज, लेकिन करेंगे नहीं तो पोटेंशियल रह जाता है। और यही जब आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, विलिंगनेस टू यूज भी है और एबिलिटी टू यूज भी है, देन यू बिकम अ डेवलप्ड रिसोर्स। समझ लो, you have the technology, yes. You have the willingness to use, yes. You have the ability to use, yes. You become a developed resource. समझ लो, जैसे हम लोग पेट्रोल निकालते हैं, कोल निकालते हैं, तो we have the technology, we have the willingness to use, and we have the ability to use also. और उसको हम लोग क्वांटिफाई किए हुए हैं कि इतना है, ये है, वो है। समझ लो, तो पोटेंशियल और डेवलप्ड रिसोर्स में अंतर समझे। पोटेंशियल है कि हमारे लिमिटेशन के कारण हम उसको यूज नहीं कर पा रहे, दिस इज आवर लिमिटेशन। हमारी एबिलिटी टू यूज नहीं डेवलप हो पाई है, इसी कारण पोटेंशियल रहते हुए, अब जैसे सौर ऊर्जा ही ले लो, सोलर एनर्जी ले लो, सन को ले लो, सन से हम लोग बहुत कुछ यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उतना हम लोग यूज करते हैं क्या? मेरे यहाँ लगा हुआ है बहुत दिन, 10 साल से कम 150 वॉट का ये जरूर है सोलर पैनल, लेकिन it can be used by everyone, but are we using it? कितना ऊर्जा है, लेते रहो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे रिन्यूएबल सोर्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हमारी एबिलिटी के कारण हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल रिसोर्स। बट अब आते हैं डेवलप्ड रिसोर्स पे। सब कुछ है, ये एक्चुअली वो रिसोर्स हैं जिनका हम यूज कर रहे हैं, ये वो रिसोर्स हैं जिनका हम यूज कर रहे हैं। अब स्टॉक और रिजर्व में भी थोड़ा हम लोग कंफ्यूज करते हैं, समझना। स्टॉक रिसोर्स का एग्जांपल हुआ H2O। यहां पर क्या है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ हमारे पास नहीं है। क्या नहीं है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। विलिंगनेस टू यूज है, हम लोग चाहते हैं, एबिलिटी टू यूज ये भी नहीं है। क्यों नहीं? अरे जब टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम यूज कैसे कर सकते हैं? अब जैसे H2O है, पता है वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी कोरोना हुआ था, कोरोना में सब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ थी, याद है? ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर दीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर दीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला तो अस्पताल में ले गया, बिजली चली गई, मर गया, हो रही थी बातें। अगर हमारे पास वाटर से हाइड्रोजन अलग करने का और ऑक्सीजन अलग करने की टेक्नोलॉजी रहती तो ऑक्सीजन सिलेंडर wouldn't have been an issue, ये कोई मुद्दा रहता। अरे 2 लीटर पानी ले आते हैं, 1 लीटर ऑक्सीजन लो, समझ लो। इसको कहते हैं स्टॉक, इसको कहते हैं स्टॉक रिसोर्स। समझ लो, हमारे पास स्टॉक है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ हमारे पास है नहीं है, विलिंगनेस टू यूज यस, हम लोग चाहते हैं कि यूज करें, हम लोग चाहते हैं कि यूज करें, बट एबिलिटी टू यूज भी नहीं। टेक्नोलॉजी नहीं है तो एबिलिटी टू यूज कहां से होगी? समझ लो, स्टॉक समझ रहे हो। अब आते हैं हम लोग रिजर्व पे। रिजर्व में क्या है कि टेक्नोलॉजिकल नो हाउ हमारे पास है, विलिंगनेस टू यूज नहीं है, विलिंगनेस टू यूज नहीं है। अब समझना इस बात को, विलिंगनेस टू यूज क्यों नहीं है? विलिंगनेस टू यूज इसलिए नहीं है क्योंकि वी वुड लाइक टू प्रिजर्व इट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। बाबूजी बैंक में माल इकट्ठा कर रहे हैं, खर्चा नहीं करेंगे, काहे बेटा को देना है, माल है लेकिन जमा कर रहे हैं, होता है, समझ रहे हो? तो ये जो रिजर्व है ये है, हम लोग क्यों बचाना चाहते हैं? टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है, लेकिन हम लोग बचाना क्यों चाहते हैं? फॉर द यूज ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो रिवर वाटर है, तुम लोग को पता होगा पानी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं,
लेकिन देखो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनते हुए गंगा नदी से नहीं देखे हो। डैम से भी हम लोग पानी ये इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, डैम के वाटर से, लेकिन बहुत कम जगह है यहाँ पर ये यूज किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है, क्यों नहीं करते हैं? हमारे पास टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी है, समझना, रिजर्व में, रिजर्व कहेगा तो टेक्नोलॉजी तो है। वी कैन मेक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम दैट वाटर, बना सकते हैं। विलिंगनेस तो यूज नहीं है, क्यों? बिकॉज वी वुड लाइक टू प्रिजर्व इट। गाड़ी में चलते हैं, रिजर्व रहता है, रिजर्व आने के पहले ही हम लोग गाड़ी में फिर से पेट्रोल भरा लेते हैं। उस रिजर्व को हम लोग यूज करना चाहते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि रिजर्व एकदम एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगा, तब हमारे काम आए, इसीलिए रखते हैं ना। रिजर्व में नॉर्मल वे में अगर तुम पेट्रोल भरा सकते हो तो रिजर्व में आते ही पहला काम क्या करोगे? पेट्रोल फिर से भरा लोगे, फिर रिजर्व खत्म कर दोगे। रिजर्व इसलिए नहीं खत्म करोगे क्योंकि रिजर्व खत्म हो जाएगा तो उसको तुम चल ही नहीं पाओगे। गाड़ी में रिजर्व तुम यूज कर लिए, जा रहे हो यहाँ से पटना, मुंगेर में रिजर्व में आ गया, रिजर्व में कितना दूर जाएगा? 20 किलोमीटर। फंस गए ना, अटक गए ना, और वहां पे पेट्रोल पंप भी है तुम्हारा 18 किलोमीटर आगे, तो वुड यू लाइक टू यूज योर रिजर्व? नो। अब जैसे इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी के पास भी पेट्रोल का, ये का, बहुत चीज का रिजर्व है। क्यों? क्योंकि जब मान लो वॉर हो गया तो सप्लाईज तो बंद हो जाते हैं। हम लोग पेट्रोल के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हैं क्या? नहीं है। पेट्रोल हम लोग कहां से लेते हैं? सऊदी अरेबिया से लेते हैं, कहीं से लेते हैं, खुद तो नहीं निकलता है। रिलायंस वालों ने कुछ कोशिश किया है KG6 बेसिक में, बट बेसिकली वी आर स्टिल डिपेंडेंट। तो कल को अगर वॉर हो गया और इंडियन आर्मी को जरूरत पड़ गई पेट्रोल की, तो क्या बोलेगा? मेरे पास पेट्रोल नहीं है, रिजर्व में रखते हैं लोग, है टेक्नोलॉजी है, यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? कि हमको फ्यूचर में यूज करना है, समझ रहे हो? तो पोटेंशियल, डेवलप, स्टोर और रिजर्व, ये अंतर समझ गए? लिख लेना है इसको। अब देखोगे NCERT समझ में आ गया कि मैंने क्या कहा है, मिला दे इसको, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अनदर टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अगला जो इसके बाद टॉपिक आता है वो है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अभी तक जो बताए हैं, आई होप कि तुम लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा। हम मेहनत करते हैं कि तुम लोगों को आसानी से समझ में आए, ठीक ना? डेवलपमेंट ऑफ, टेढ़ा हो गया क्या? ठीक है सर। निखिल तुम क्या कर रहे हो वहां के? ठीक है सर। ठीक है। यहाँ पर हमको 2-3 चीजें समझना है। सर आप ही पहला तो ये समझना है कि जो रिसोर्स है, जो भी रिसोर्स हैं, उनके इनडिस्क्रिमिनेट यूजेस से हमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हुआ है। रिसोर्सेज हैं, उसके इनडिस्क्रिमिनेट यूजेस से हमें प्रॉब्लम क्या क्या हुआ है। दूसरा समझना है कि रिसोर्स प्लानिंग, क्योंकि हम बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट, सो दैट कि हम जुडिशियसली रिसोर्सेज यूज करें। ठीक, यही 2 चीज है। और रिसोर्स प्लानिंग में बेसिकली इट्स अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो हम लोग क्या है, जो रिसोर्सेज हैं वी आर यूजिंग इनडिस्क्रिमिनेटली, समझ लो, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बहुत कॉमन सा रिसोर्स है वाटर, एक बहुत कॉमन सा रिसोर्स है वाटर। अब जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ मुश्किल से 3 मिनट चलता है सबमर्सिबल। आज से 10 साल पहले लगभग जेट फेल किया, पहले जेट चलता था, जेट फेल किया, और आज से हमको लगता है 6 साल पहले सबमर्सिबल भी कई जगह फेल करने लगा, और आज की तारीख में मुश्किल से 2 या 3 मिनट सबमर्सिबल चलता है, यानी पानी चलता है बेसिकली। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है, इसीलिए जेट फेल कर रहा है, सबमर्सिबल फेल कर रहा है। और ये जो वाटर टेबल नीचे जा रहा है, वाटर का जो बेस है, उसका कारण क्या है? इनडिस्क्रिमिनेट यूज। उसका कारण क्या है? इनडिस्क्रिमिनेट। तो किसी भी चीज का हम लोग एक्सेसिव इस्तेमाल करेंगे तो उससे दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो इसमें बेसिकली 3 पॉइंट्स हम लोगों को दिया हुआ है। एक तो है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, एक क्या होता है, वन इज डिप्लीशन, यानी वो रिसोर्स धीरे धीरे डिप्लीट कर रहा है। दूसरा क्या है? एक्यूमुलेशन, और तीसरा क्या है?
थर्ड पॉइंट क्या है? हाँ ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन के कारण जो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज के कारण जो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, आप इंडिस्क्रिमिनेटली रिसोर्सेज को यूज कीजिएगा तो धीरे धीरे वो रिसोर्स खत्म होगा कि नहीं होगा, खत्म होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो पहला तो ये है। दूसरा क्या है, रिसोर्सेज को हम इस तरह से यूज कर रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग दोज रिसोर्सेज। कुछ लोग हैं उन रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे निखिल को समझ में आ गया, सब जगह का पानी स्टोर किए हुए 3 साल से, समझे ना, इसके यहाँ 2 लाख 3 लाख लीटर पानी है और बाकी के यहाँ पानी ही नहीं है। क्या होगा? निखिल अमीर बन जाएगा, बिजनेस करेगा, 2-2 लीटर बेचेगा और खूब कमाएगा। क्यों? बिकॉज ही हैज एक्यूमुलेटेड दैट रिसोर्स। यानी रिसोर्सेज के इंडिस्क्रिमिनेट यूज के क्या क्या घाटे हैं, समवन इज एक्यूमुलेटिंग दैट, ठीक ना। और जब वो एक्यूमुलेट करेगा तो सोसाइटी में डिवीजन हो जाता है पुअर एंड रिच का। निखिल बाबू अमीर हो गए, पूरा दाब दिए हैं पानी, ठीक ना। और तो जिसको कहते हैं हैव्स एंड हैव नॉट्स, हैव्स एंड हैव नॉट, यानी जिनके पास है और जिनके पास नहीं है। ये कैसे होता है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। कोई आदमी है जो कि रिसोर्स को दाब के बैठ गया है, वो आदमी तो अमीर हो जाएगा, लेकिन बाकी लोग क्या होंगे? गरीब हो जाएंगे। शुरू में जो पानी 10 रुपये बिस्लरी का मिलता था, अब पानी है ही नहीं है, तो निखिल बाबू 100 रुपये बेचते हैं, लेना तो लो, लेने जाओ, अब पानी पीने काम चलेगा, समझ रहे हो। लेकिन गलत काम कर रहे हो, बता देंगे, ठीक ना। आईफोन के लिए तो एक तो हुआ कि अगर हम रिसोर्सेज का इंडिस्क्रिमिनेट यूज करेंगे तो देयर विल बी डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। दूसरा है देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो होशियार लोग हैं, जो ग्रीडी लोग हैं, लालची लोग हैं, ठीक ना, वो लोग क्या करेंगे? दे विल एक्यूमुलेट दोस रिसोर्सेज एंड क्रिएट अ डिवीजन इन द सोसाइटी। वो लोग तो अमीर हो जाएंगे लेकिन बाकी लोग गरीब हो जाएंगे, तो इट क्रिएट्स हैव्स एंड हैव नॉट्स। तीसरा क्या है? ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज देयर इज ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। अब इसको समझना। अब क्या होता है, पढ़ते होंगे जैसे कि एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन इज आल्सो नॉट गुड। एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या होता है? देयर इज, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग या पॉल्यूशन भी, ठीक है, पॉल्यूशन भी है, या ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये किन चीजों के कारण है? एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? इन अ वे यू आर यूजिंग योर रिसोर्सेज वेरी मच। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो। बहुत हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है अमेरिका। अमेरिका बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया, ठीक ना। तो अमेरिका के कारण क्या हो रहा है? मान लो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का असर क्या सिर्फ अमेरिका में पड़ेगा? नहीं। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा, साइबेरिया में पता चला एक आइलैंड है वो डूब गया, समझ लो। तो कुछ जो आइलैंड थे वाटर लेवल बढ़ गया, आइसबर्ग्स, ग्लेशियर्स वो पिघल गए, आइलैंड ही डूब गया। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन है ऑफ रिसोर्सेज, इसके कारण देयर इज ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। ग्लोबल वार्मिंग इज एन एग्जांपल ऑफ दिस, ओजोन लेयर डिप्लीशन इज एन एग्जांपल ऑफ दिस, पॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ दिस, समझ रहे हो। तो इन चीजों के कारण सस्टेनेबल डेवलपमेंट या जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो। जुडिशियस सब कुछ रिलेटेड है, क्योंकि इंडिस्क्रिमिनेट यूज करेंगे तो उसके ये सब घाटे हैं, रिसोर्स कम होने लगेंगे, देयर विल बी डिवीजन इन द सोसाइटी, कुछ लोग एक्यूमुलेट करके अमीर बन जाएंगे और कुछ लोग उसके कारण गरीब हो जाएंगे। तीसरा क्या है? देयर विल बी ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। तो इन सब चीजों के कारण देयर इज अ नीड फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। समझ में आ रहा है? मिटा दें इसको। तो ये सब वजह हैं जिसके कारण देयर इज नीड फॉर लिख लो, नीड फॉर judicious use of resources। और यहां पर एक कंसेप्ट आता है, लिख रहे हो नहीं है? हाँ ठीक है। यहां पर एक कंसेप्ट आता है ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां पर एक कंसेप्ट आता है ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है?
सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ यूज ऑफ रिसोर्सेज in such a way that it takes care of needs of the needs होगा the present generation as well as future generation. ये हुआ तुम्हारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हुआ? यूज ऑफ रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट इट टेक्स केयर ऑफ प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन। अब जैसे पानी ही है, हमारे लिए तो जरूरी है ना, जरूरी है पानी, लेकिन एकदम इनडिस्क्रिमिनेट यूज करेंगे कि तुम्हारे बाल बच्चा को पानी पीने को नहीं मिले, ये भी बात तो ठीक नहीं है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसको कहते हैं कि हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरह से करें कि हमारी जरूरतें तो पूरी ही हो। हमारी जरूरतें पूरी करना भी तो एक काम है, हम पानी के बिना रह जाएंगे, हमको भी तो पीना है पानी। तो हमारी जरूरतें पूरी हो और हमारे आने वाले जनरेशन उनकी भी जरूरतें पूरी हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जैसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम आता है, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था रायो डे जेनेरो में, ठीक ना? रायो डे जेनेरो में, इट इज इन ब्राजील। मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स हैड गैदर्ड देयर। इसको मिटा दें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखें, लिखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट इट टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फ्यूचर जनरेशंस। दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे ही आता है वैसे ही एक अर्थ समिट हुआ था। कौन समिट हुआ था? अर्थ समिट इन द ईयर 1992। इन द ईयर 1992 में हुआ था अर्थ समिट। ये कहां पर हुआ था? रायो डे जेनेरो में। रियो, चलो रियो डे जेनेरो, स्पेलिंग देख लेना, इन ब्राजील, ठीक ना? ठीक है। तो रायो डे जेनेरो इज अ सिटी इन ब्राजील। 1992 में मोर देन hundreds of states, head of states, they had met there। और किस चीज के बारे में ये लोग बात करने आए थे? वो लोग वहां इकट्ठा हुए थे बात करने के लिए अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कि कैसे हम लोग एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। और वहां पर दो चीजें हुई थी। वहां पर बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं, हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से जो पढ़ता है, इट इज अबाउट टू थिंग्स। ये लिख लिए ना। तो रायो डे जेनेरो में बेसिकली दो चीज हुआ था अर्थ समिट में। एक हुआ था फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर बात हुई थी, ठीक ना? फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर एक कंसेंसस बना था। और दूसरा था एजेंडा 21। दूसरा था एजेंडा 21। यही दो बेसिक आउटकम्स थे। वो जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसकी ये दो बेसिक आउटकम थे। एक क्या थे? फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, और दूसरा क्या था? एजेंडा 21। एजेंडा 21 में क्या था समझो। एजेंडा 21 में कहा गया था कि जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट टू प्लान यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि ये जो प्लानिंग है कि जो रिसोर्सेज हैं उसकी प्लानिंग किसको करनी चाहिए? लोकल गवर्नमेंट को। नेशनल लेवल पे हम कह देंगे ठीक है ऐसे ऐसे होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो तो लोकल लेवल पर ही पॉसिबल है ना, क्योंकि हर एक जगह एक तरह की जरूरत नहीं होती है, एक तरह का माहौल नहीं होता है, एक तरह का नीड नहीं होता है। अलग अलग रीजन्स है, किसी की जरूरत कुछ और है, किसी की जरूरत कुछ और है। तो एजेंडा 21 में कुछ चीजों पर जो कंसेंसस बना था, एक था लोकल गवर्नमेंट टू प्लान यूज ऑफ रिसोर्सेज, और दूसरा था कि हाउ टू कॉम्बैट मतलब लड़े विद इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एक्सेट्रा। इन्वायरमेंट जो डैमेज हो रहा है उससे कैसे लड़े, जो गरीबी है उससे कैसे लड़े, हाउ टू कंजर्व आवर एनवायरमेंट। तो इन सब चीजों को बेसिकली दो ही चीज थे। एक क्या था? जो लोकल गवर्नमेंट है इट शुड प्लान यूज ऑफ रिसोर्सेज,
समझ लो। दूसरा क्या था, हाउ टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एक्सेट्रा। देख लेना एक दो पॉइंट कुछ और। एजेंडा 21, हाँ, दिस इज अंडर एजेंडा 21। फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स में कुछ दिया नहीं है कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एग्जैक्टली हुआ क्या था, तो ये याद रखना है कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर भी बात हुई थी, ठीक ना। रियो डी जेनेरो का जो समिट था उसमें दो ही चीज हुए थे तुम्हारे लिए, वह बहुत कुछ हुआ होगा, ठीक ना, लंच डिनर भी हुआ होगा, लेकिन लंच डिनर में किसको केक मिला, किसको मुर्गा मिला, उससे कोई जरूरत नहीं है। वन इज एजेंडा 21 और दूसरा है फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, समझ लो। मिटा दें, ये समझ गए। एजेंडा 21 में क्या था, दो चीजें थी, एक तो था कि जो लोकल गवर्नमेंट है दे शुड प्लान यूज ऑफ रिसोर्सेज, और दूसरा क्या था, हाउ टू फाइट इन्वायरमेंटल डैमेज, उसमें पावर की वगैरह और एक दो चीज और होगा, देख लेना बुक में, देख लेना, छोड़ दें। हाँ 5 हो गया है हो गया। क्लब ऑफ, इसमें कुछ और चीज है जो कि एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट समझ सकते हो। एक तो है कि क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम है ना, सुनो सुनो सुनो, एक दो चीज और बता ही देते हैं, ठीक ना। एक तो है क्लब ऑफ रोम, ये तुम्हारे बॉक्सेस वगैरह में है। क्लब ऑफ रोम ये क्या है, तुम्हारे लिए सिर्फ इतना जानना काफी है कि क्लब ऑफ रोम में पहली बार किसी ने कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट पे बात की थी। क्लब ऑफ रोम से तुमको सिर्फ इतना समझना है, पहली बार, फर्स्ट टाइम कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट पे बात हुई थी, समझ लो। क्लब ऑफ रोम से तुमको क्या समझना है, पहली बार कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट पे बात हुई थी। दिस इज एज फार एज एमसीक्यू इज कंसर्न, एमसीक्यू आ जाएगा इसे। दूसरा है तुम्हारा ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ब्रंटलैंड रिपोर्ट यही है ना। ब्रंटलैंड रिपोर्ट में क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई थी, समझ रहे हो। ब्रंटलैंड रिपोर्ट किसके बारे में था, इट वाज अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और क्लब ऑफ रोम क्या था कि पहली बार कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट पे इसी में बात हुई थी, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज। और एक शुमाकर के बारे में भी दिया हुआ है कि शुमाकर ने गांधीयन प्रिंसिपल्स को ये किया था। क्या एक कोटेशन भी है, महात्मा गांधी का एक कोटेशन है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड, यानी लोगों की जरूरत के लिए काफी है लेकिन लालच के लिए काफी नहीं है। ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने, 1 मार्क्स में आएगा। महात्मा गांधी ने क्या कहा था, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। महात्मा गांधी का एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें जो महात्मा गांधी का एक थॉट है, उन्होंने कहा था कि जो मास प्रोडक्शन है, उन्होंने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि जो मास प्रोडक्शन है, मास प्रोडक्शन समझ रहे हो, मास प्रोडक्शन शुड बी रिप्लेस्ड बाय प्रोडक्शन बाय मासेस। ये समझ रहे हो, उन्होंने क्या कहा, मास प्रोडक्शन क्या कहते हैं। अब जैसे असेंबली लाइन में देखो, गाड़ी बन रही है, हजारों हजारों गाड़ी बन रही है, चाहे फर्नीचर बन रहा है, सैकड़ों सैकड़ों फर्नीचर बन रहे हैं, तो इसी को हम लोग मास प्रोडक्शन करते हैं। मास प्रोडक्शन का कंसेप्ट कब से है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद आया ये कंसेप्ट, ठीक ना, कि मास प्रोडक्शन हो रहा है, किसी भी चीज का मास प्रोडक्शन हो रहा है। किताब छप रहा है, एकदम हजारों हजारों लाखों लाखों एनसीईआरटी बुक छप रही है, कपड़ा छप रहा है, कहते हैं कपड़ा बनता है ना, ठीक है, कपड़ा बन रहा है, कुल लाखों करोड़ों कपड़े बन रहे हैं, इसी को हम लोग मास प्रोडक्शन कहते हैं। तो गांधी जी ने कहा था कि मास प्रोडक्शन शुड बी रिप्लेस्ड बाय प्रोडक्शन बाय मासेस। मासेस किसको कहते हैं, हम लोग क्या हुए, वी आर मासेस, ठीक ना। तो जो मास प्रोडक्शन हो रहा है उसकी जगह पर वो क्या चाहते थे कि हम मासेस प्रोडक्शन करें अपने नीड के हिसाब से। ये आ सकता है, एक लाइन में ये आ सकता है, समझे ना, कि गांधी क्या चाहते थे, मास प्रोडक्शन की जगह ही वांटेड प्रोडक्शन बाय मासेस, समझ में आ गया। और वो कहते थे कि नीड के लिए काफी है मगर ग्रीड के लिए काफी नहीं है, ठीक है। एक चीज छूट गया क्योंकि आज हम बताना चाहते थे, ठीक है, वी वाइंड अप फॉर टुडे। आज हम रिसोर्स प्लानिंग भी बताना चाहते थे कि रिसोर्स प्लानिंग बेसिकली कोई सरकार कैसे करती है।